हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय क्लास। अच्छा, आज जो हम लेकर आए हैं, आज है आपका मॉडर्न फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो चैप्टर है, यानी कि कुल मिला के ड्यूल नेचर जिसकी बात हम कर रहे थे। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर यानी चैप्टर नंबर 11 का आपका सेकंड वीडियो हम लेकर आए हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा? इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था फोटोन के बारे में कि फोटोन एक्चुअली है क्या चीज। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, क्या है? किसी भी मेटल सरफेस से, अच्छा सर अब मेटल ले लो, सरफेस बोलना जरूरी है? जरूरी है, उसका रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए जाए कि मेटल सरफेस पर अगर फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं, अगर फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं, बट कोई भी फोटोन चलेगा नहीं, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का फोटोन, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का फोटोन, यानी कि व्हेन अ फोटोन ऑफ a particular frequency of a particular frequency of a particular frequency और wavelength, ब्रैकेट में लिख लेना wavelength of a particular frequency or wavelength, then ejection of electrons is occur on the surface। मतलब ए कि अगर किसी भी मेटल की सरफेस पर, किसी भी मेटल की सरफेस पर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के वेव या फिक्स किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन को इंसिडेंट करवाया जाए तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये लो कपच, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया। बहुत बढ़िया। ये जो निकलने वाला है इनको फोटोन, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटोनिक इलेक्ट्रॉन या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बोला गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दैट्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर स्टेटमेंट में लिखने होगा तो क्या बोलेगा? According to this effect, when a photon of a particular frequency is applied on a surface, on a metal surface, then ejection of electron is occur on that surface। यानी कि किसी भी मेटल की सरफेस पर अगर आप फोटोन इंसिडेंट करवाते हो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन ने बाहर जंप किया, फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन ने बाहर जंप किया। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने का क्या सिर्फ एक ही तरीका है? ये मासूम सी जान सिर्फ आपसे ये जानना चाहती है कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने का क्या सिर्फ एक ही तरीका है? ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। देखो कैसे कैसे। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी है, भूल मत जाना। हाँ पढ़ी तो है आपने। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, याद है? बिल्कुल पढ़ाया था सर। अब मान लो इस तरीके का कोई पैरेलल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, उस पर एक फोर्स लगता है, बोला है ना? बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी मेटल की सरफेस को इन दो प्लेट्स के बीच में लेकर ऐसा रख देता हूं, ऐसा रख दो। एक तरफ प्लस लगा दो, एक तरफ माइनस लगा दो। ठीक है, प्लस वाला क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। माइनस वाला क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकेगा। यानी कि कुल मिला के टोटल फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। और इस तरफ फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होगी? मेटल को छोड़ के जाने की होगी। हम मेटल सरफेस छोड़ चुके सनम, ऐसा बात हो जाएगी। हम दिल दे चुके सनम वाली बात हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। एक तो ये तरीका। दूसरा, आग लगा दो। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल यही बात है। क्या करो, कोई भी मेटल सरफेस लो और इस मेटल सरफेस के नीचे आग लगा दो। आग लगाने में आप माहिर हो? बिल्कुल सर, आग लगाने में तो बहुत माहिर है। आग लगा दो, आग लगा दो, इसका मतलब इसको थर्मल एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएगा, खत्म। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे थर्मोनिक इलेक्ट्रॉन बोल दो।
तो ये वाला भी मेथड हो सकता है। पर बच्चों उन्होंने आपके ऊपर रहम करते हुए सिर्फ एक ही मेथड दिया है, वो ये है कि आप क्या करो। उसने क्या किया, एक साइंटिस्ट था, मेरे साथ में पढ़ता था और बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा पढ़ने में था, इसलिए वो साइंटिस्ट बन गया, मैं यहाँ रही है। तो हेनरिच हर्ट्ज नाम का एक भाई साहब थे। कौन थे? हेनरिच हर्ट्ज। तो हेनरिच हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एक ग्लास की ट्यूब है जिसमें से ऊपर से थोड़ा सा छेद है जहां से मैं लाइट रे को इंसिडेंट करवाऊंगा। एक दो प्लेट रखी हुई है, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरी तरफ की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल के लिए मैंने वोल्टमीटर लगाया हुआ है, करंट के लिए मैंने मिलीमीटर लगाया हुआ है, रियोस्टेट है, सेल है। इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये आपके अगर बोर्ड में आता है, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहीं अदर बोर्ड्स में सीबीएसई में वैसे बहुत कम पूछा जाता है, बट अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप का डायग्राम पूछा जाए तो आप ये फोटो बना सकते हो। इसको कॉपी करो, थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके बारे में। कॉपी हो गया बच्चों? मैंने आपको ब्रेक नहीं दिया, मैं खुद ब्रेक लेने गया था, है ना। अच्छा बच्चों, हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं और उसके ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो बच्चों उसने मतलब हेनरिक हर्ट्ज ने मुझे एक बात बताई, क्या सपने में आके एक बात बोली। क्या बोली सर? उसने ये बात बोली कि जब भी कोई लाइट रे इस तरीके से किसी मेटल की सरफेस पर, ये दोनों प्लेट्स किसकी बेटा? मेटल की। तो मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हो तरीके से, कोई भी लाइट रे या फोटोन की बात करता हूँ, कोई रेडिएशन की बात करता हूँ, जब भी फोटोन किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हो तो उसने दो चीजें ऑब्जर्व करी। उस फोटोन की, उस पर्टिकुलर उस फोटोन की एक तो फ्रीक्वेंसी, दूसरी चीज उस फोटोन की इंटेंसिटी। क्या बात करती है सर? ये दोनों चीज क्या है समझते हैं, आओ। एक तो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी और एक उस फोटोन की इंटेंसिटी। अच्छा मतलब ये बच्चों कि सुनना बात को। उसने क्या देखा कि जैसे जैसे उसने, किसने? हेनरिच हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया जब मैं भी वहीं था, ठीक है। तो उसने क्या किया, मैं उसका असिस्टेंट था, मतलब फ्रेंड भी था और असिस्टेंट भी था पिछले जन्म में, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे ही इसने लाइट रे इंसिडेंट करवाई तो इस फोटोन पर, इस पर्टिकुलर मान लो उसने करवाई 10 हर्ट्ज। उसने फ्रीक्वेंसी कितनी ली? 10 हर्ट्ज। उसने फ्रीक्वेंसी कितनी ली? 10 हर्ट्ज। तो 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के उसने यहां से फोटोन इंसिडेंट करवाना स्टार्ट किया। उसने ऐसे फोटोन इंसिडेंट करवाना स्टार्ट किया तो उसने देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा। उसने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन कोई भी बाहर नहीं निकल रहा, यानी यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कॉपी कर लिया डायग्राम? अब मैं इसके साथ में छेड़खानी करने वाला हूं तो कॉपी कर लेना, अगर नहीं किया तो वीडियो को रिवाइंड करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। उसने कहा ऐसा क्यों भाई, रूठी हुई है, मनानी पड़ेगी, है ना। उसने क्या किया, 15 हर्ट्ज का, 15 हर्ट्ज पर भी उसने देखा कि कोई एक्सपेरिमेंट, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा। ये तो बड़ी मुश्किल, अब क्या करूं? उसने फिर कोशिश करी और उसने क्या किया, 20 हर्ट्ज किया। 15 से 16 पे गया, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। 17 पे गया, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। 18 पे गया, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डाली तो भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। 19.99 19.99 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन गिराए तो भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। बहुत बड़ा है, बहुत निकम्मा है, बहुत ढीठ। जैसे ही उसने 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन डाले, इलेक्ट्रॉन का गुस्सा खत्म हुआ और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। ये तो भाग रहे, भागो, ये रेस की तरह भाग रहे। अब तो उसने ये देखा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इससे कम पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे थे। जैसे ही मैंने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डाली, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना आ गए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, ठीक है। आपको 10 रुपए देगी मम्मा, कोई काम नहीं करोगे। 20 रुपए देगी, फिर भी काम नहीं करोगे। 50 रुपए देगी, कोई काम, मतलब थोड़ा सोचोगे कि यार कुछ काम करते हैं। और जैसे ही 60 रुपीज दिए, आप क्या सोचोगे, बस अब तो काम करना स्टार्ट हो गया। तो वही काम यहाँ है। 19.99 पर भी यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं था, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे थे। जैसे ही फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज हुई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। बहुत बढ़िया। उसने एक चीज और देखी, क्या
कि जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा था, उसने एक चीज और देखी कि जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा था, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की निकलने की इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हुई। उसने एक चीज और ऑब्जर्व करी कि एक तो फिक्स कोई फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उस मतलब 20 हर्ट्ज मैंने एग्जांपल लिया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कम, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से आगे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से आगे यानी ज्यादा वैल्यू करने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि व्हेन अ फोटोन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट है, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ये है। अब जैसे ही, चल सर फ्रीक्वेंसी तो हो गई, अब दो बातें पता चलेगी, क्या कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, दूसरी बात कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ये तो हो गया। तीसरा उसने क्या देखा कि इसने इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, उसने इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन के भागने की जो क्षमता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो इंक्रीज हुई। क्या सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हुए? नहीं, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, मैं इस प्लेट से निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड, पहले इलेक्ट्रॉन मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, मान लो इसने फ्रीक्वेंसी कर दी 25 हर्ट्ज, कितनी कर दी? 25 हर्ट्ज। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन 5 की स्पीड से जा रहा था, अब किसकी स्पीड से जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं, उससे कम पर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरी इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक चीज तो ये, यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात खत्म, ठीक है। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, निकलने की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इलेक्ट्रॉन के भागने की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। उसे बोला था हमने, आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो नया नाम देंगे अपन थ्रेशोल्ड, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटेंसिटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इंटेंसिटी क्या है बच्चों? इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है? सुनना आपको। इंटेंसिटी का मीनिंग ये है बच्चों कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी कि पहले अगर 5 फोटोन गिर रहे थे, पहले अगर 5 फोटोन इस प्लेट पे गिर रहे थे, तो आपने क्या करा? इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। क्या किया? इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसका मतलब आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, अब कर दिए 10 फोटॉन्स। अब क्या कर दिया? 10 फोटॉन्स, ठीक है। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इस इंटेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। इंटेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। अब बच्चों आपको अच्छे से पता है, मैंने फोटोन के बारे में भी लिखवाया था कि एक फोटोन एक लड़का एक लड़की के लिए बना होता है, अर्थात एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के लिए बना होता है। एक फोटोन एक बार में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। एक फोटोन गिरेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 2 फोटोन गिरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये कोई ही में नहीं है कि एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक फोटोन कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकता। हमेशा एक फोटोन सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बना हुआ है। ये बहुत लॉयल है, ये रिलेशनशिप सीरियस रिलेशनशिप में है। किसमें है? सीरियस रिलेशनशिप में है, यानी कि एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। तो अगर 5 फोटोन गिर रहे थे, पहले वाले केस में क्या था? 5 फोटोन गिर रहे थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे? 5 इलेक्ट्रॉन। अब इंटेंसिटी बढ़ाकर आपने कितना कर दिया? 10, यानी कि अब कितने फोटोन गिरा रहे हो? 10 फोटोन गिरा रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी उल्टा है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आया,
इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले 5 से निकल रहा, 5 की स्पीड से दौड़ रहा था, तो बाकी के 5 जो बाकी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो भी किस स्पीड से दौड़ेंगे, 5 से। तो ये होगी इंटेंसिटी। तो हेनरिच हर्ट्ज ने इस दो पैरामीटर्स को समझाया। पहला तो फ्रीक्वेंसी, कि किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट होंगे, ठीक है, उससे कम पर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी के बारे में उन्होंने ये कहा कि इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, कुल मिला के नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे इंटेंसिटी बढ़ाने पर वहां पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आने वाला है। सो आप अब बात करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इंटेंसिटी के बारे में। पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन और वेवलेंथ, सारी चीजों के बारे में, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं हमारी नई टर्म जिसका नाम है वर्क फंक्शन। ओह माय गॉड, ये क्या? वर्क फंक्शन से पहले हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसकी बात करते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर ये क्या चीज है? अभी समझाते हैं, वरना शांति रखो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर ये तो कुछ सुना सुना लगा है। नहीं सुना सर, सुन बात को, सुन रहा है ना तू। इसको बच्चों न्यू नोट से भी लिखते हैं और कई नालायक बुक्स वाले एफ नोट से भी लिखते हैं। तो जहां जैसा मिले वहां वैसा आप एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात भी नहीं। अब जो मैंने आपको एक बात बोला कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने क्या बोला आपको कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम पर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, नाराज है वो। जैसे आपको पता है ना, हाँ वो वाली वो आपकी वो नाराज हो जाती है। हाँ हो जाती है सर, गिफ्ट देना पड़ता है। गिफ्ट देते हो? बिल्कुल देते हैं, है ना। तो जैसे जैसे उसको मनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर गिफ्ट देना पड़ता है ना, पर्टिकुलर प्राइस का गिफ्ट देना पड़ता है, उससे कम में कोई बात बनने वाली नहीं है। तो वो जो पर्टिकुलर गिफ्ट आप दे रहे हो वो क्या है? थ्रेशोल्ड गिफ्ट। ओ बाय गॉड, ये बात थी सर, यही बात थी। यानी कि दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट रिक्वायर्ड, ऐसे लिखता हूं, दैट रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इसे आप कैसे लिखते हो? इसे आप कहीं पर न्यू नोट लिखते हो, कहीं पर एफ नोट लिखते हो। कभी इसे न्यू नोट बोला गया, कभी इसे एफ नोट बोला गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। दूसरी बात यानी कि बच्चों अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि ये मेटल सरफेस है या नहीं है? बिल्कुल है सर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, रखे हुए नहीं रखे हुए? बिल्कुल रखे हुए। अब जो आप फ्रीक्वेंसी, जो लाइट, जो फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हो, उन फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड के बराबर हो या थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो तो भी काम चलेगा, लेकिन क्या थ्रेशोल्ड से कम हो तो काम चलेगा? नहीं। यानी कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, मान लो जो फोटोन गिरा रहे हो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू नॉट। और ये कोई मैटर है जिसके लिए जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट। तो न्यू जो है, ये न्यू क्या होनी चाहिए? या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो किसके? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। ये बेसिक रिलेशन खत्म। यानी कि रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, न्यू नॉट के बराबर अगर फ्रीक्वेंसी आई, मान लो आपको इसकी, ये मेटल है, ये मेटल 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 हर्ट्ज। मतलब 10 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9.99 हर्ट्ज पे कोई इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलने वाला नहीं है। ये क्या करेगा? मना कर देगा। अब अगर 10 हर्ट्ज गिरा तो क्या होगा? चांसेस है, तो क्या है? चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 हर्ट्ज की फोटोन गिरा है और इसके जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो भी 10 हर्ट्ज है, तो 10 हर्ट्ज पे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जरूरी नहीं।
पर हाँ चांसेस है, 10 की 11 डाली तो चांसेस बढ़ गए, 12 हर्ट्ज का फोटोन डाल रहे हो तो चांसेस और बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकलेगा, उसका समझाते हैं, पहले वर्क फंक्शन पढ़ेंगे उसके बाद उसको समझेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसी तरीके से है, एक और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसे कहीं पर लैम्डा नॉट लिखा जाता है, कहीं पर नहीं, इसे लैम्डा नॉट ही लिखा जाता है, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी कि अगर ये मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। सो रिक्वायर्ड मैक्सिमम वेवलेंथ for ejection of electron, इसे लिखा जाता है लैम्डा नॉट से। तो जो आप एनर्जी, जो आप फोटोन गिरा रहे हो, वो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो ऐसे नीचे, ठीक है। दूसरी चीज नेक्स्ट है वर्क फंक्शन, इंपॉर्टेंट है। वर्क फंक्शन क्या चीज है सर? वर्क फंक्शन कहीं पर आपको W नोट से लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको फाई से लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्क फंक्शन की बात करें तो बच्चों अब सुनना बात को, न्यू नोट हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने क्या कहा, इस मेटल सरफेस के लिए वो मिनिमम एनर्जी बताओ जो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रॉन पक्का निकलेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, चांसेस हैं, ठीक है। यानी कि वो मिनिमम एनर्जी बताओ कि जितनी एनर्जी इसको मिली और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उससे कम पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो वो जो मिनिमम एनर्जी है वो क्या होगी, वर्क फंक्शन होगी। रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी for ejection of electron, required minimum energy for ejection of electron is known as work function। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिंपल सा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए प्लैंक कांस्टेंट तो सबके लिए सेम होता है h, फ्रीक्वेंसी बताओ म्यू नॉट, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, h न्यू नॉट, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा नॉट। ये दो फॉर्मूला है वर्क फंक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज थी। अब सिंपल सी बात है यार, वर्क फंक्शन क्या है, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो जितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या है, वर्क फंक्शन। फ्रीक्वेंसी क्या है, उस वर्क फंक्शन को निकालने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ उसका मैक्सिमम कर दो, सिंपल सी बात है यार, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। अब बात करते हैं, मैं आपको बोल रहा था इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस हैं, इलेक्ट्रॉन निकले ये कंफर्म नहीं है। सुनो कैसे, तो जब मैं बार बार मेटल सरफेस भी चिल्लाता हूँ, हाँ सर ये बात तो है, आप चिल्लाते बहुत हो लेकिन हम ध्यान नहीं देते, खैर कोई बात नहीं। मैंने आपको बोला मेटल सरफेस, मैंने आपको कभी भी ये नहीं बोला कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। मैंने मोस्टली कैसे में आपको क्या बोला, मेटल सरफेस बोला, और हाँ ये बात तो है सर। अब जो सुन, मेटल सरफेस क्यों बोला, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सारे मेटल में तो क्या होता है, बिल्कुल लेटिस फॉर्म में होता है। मेटल में तो क्या होता है, बिल्कुल एक फिक्स्ड फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। अब इस फिक्स्ड फॉर्मेट में जो बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी बाउंडेड है, इधर से भी बाउंडेड है, इधर से भी बाउंडेड है, इधर से भी बाउंडेड, यहाँ से भी बाउंडेड, यहाँ से भी बाउंडेड, यहाँ से भी बाउंडेड। कुल मिला के ये क्या बना रहा है, अपना खुद का एक लेटिस क्रिएट कर लिया है। क्या कर लिया, अपना लेटिस क्रिएट कर लिया, यानी कि ये क्या बिल्कुल हर जगह से बाउंडेड है। तो इसको तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, बिल्कुल। उसके कंपैरिजन में यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल जो मेटल के पास में है, ये देख चिपक रहा है, बिल्कुल आए हाय बड़े प्यार से, जो ऊपर लटक रहा है, होता है ना बस की छत पे लटकते हैं, डिग 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 ऐसे लटक रहा है ये इलेक्ट्रॉन छत पर। अब ये जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन लटक रहा है, इस पर देख,
इधर से भी बाउंडेड है, इस तरफ से बाउंडेड, इस तरफ से बाउंडेड, इस तरफ से बाउंडेड, लेकिन ऊपर की तरफ कोई बाउंडेशन इस पर नहीं है। सरफेस पर है यार, और ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर तो कोई बाउंडेशन, ऊपर की तरफ तो कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको निकालने के लिए जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन है इनको बाहर निकालने के लिए मुझे एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कंपैरेटिवली कम एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ के कंपैरिजन में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बार बार मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मेटल सरफेस पर फोटोन गिराना। तो वो मेटल सरफेस का रीजन यही है। ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, बट आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तब जाके ये जो बीच का जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकलेगा। सरफेस के इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है कि एनर्जी आप आराम से दो तो कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सरफेस के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कम एनर्जी पर भी बाहर निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, दो से बाहर निकल कपच, ये बाहर निकल जाएगा। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, मैंने आपको एक चीज और बोली कि इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि वर्क फंक्शन पर इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाए। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? मान लो इसका वर्क फंक्शन है इस मेटल का 10 इलेक्ट्रोवोल्ट या 2 इलेक्ट्रोवोल्ट दे देता हूं, ज्यादा नहीं, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितना वर्क फंक्शन है, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट वर्क फंक्शन है। इस मेटल का कितना इलेक्ट्रोवोल्ट है, इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब आपने एनर्जी भी दी इसको, कितनी, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दी। यहां से जो फोटोन गिरा रहे हो वो भी कितना गिरा रहे हो, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट का फोटोन गिरा रहे हो, ठीक है, और इसका वर्क फंक्शन भी कितना है, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर। अब क्या करें, अब बच्चों सुनो, आपने ये जो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी को दी है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने देखा कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, इन सभी इलेक्ट्रॉन से बाउंडेड है। अब इसको यहां से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, बंधन और रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे। अब मान लो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी इसको बंधन तोड़ने में कम पड़ी, तो अब क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। क्यों सर, मैंने तो वर्क फंक्शन के बराबर थी। अरे भाई, वर्क फंक्शन डिफाइन करता है मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर इससे जो है इतना वर्क फंक्शन निकलेगा, या पर्टिकुलर एल्यूमिनियम से इतना इलेक्ट्रोवोल्ट निकलेगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर किसी में मेटल, आयरन की मेटल से इतना वर्क फंक्शन निकलेगा, ठीक है। बट यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को अब देखो, ऊपर वाला जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है इसका बाउंडेशन सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन से भी हुआ, तो उसे भी बाउंड करने, उसका बाउंडेशन तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, बाहर निकलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब जैसे आपने इलेक्ट्रॉन को 2 वोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट की जगह 3 इलेक्ट्रोवोल्ट का फोटोन गिराया, तो क्या होगा, बाउंडेशन तोड़ने में एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ अब चांसेस बढ़ गए। जैसे ही आपने 4 इलेक्ट्रोवोल्ट का किया, जैसे ही आपने 4 इलेक्ट्रोवोल्ट का फोटोन गिराया, तो क्या करोगे आप, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, 2 काम करने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन को। क्या क्या सर, क्या? एक तो इलेक्ट्रॉन को अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ते हैं। अब रिश्ते नाते तोड़ेगा तो समाज वाले इसको, समाज वालों से लड़ाई भी करनी पड़ेगी, समाज वालों से टकराव भी होगा, ठीक है। ये तो इसको 2 प्यार करने वाले थे, अब ये प्यार करने वाला है, वाली है, इसको यहाँ से बाहर निकलना है, अपने किसी के साथ में जाना है, तो पहले तो इसे सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे। तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, देख लो बिल्कुल बॉलीवुड की मूवी पर बेस्ड है ना। तो यहाँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ेगा, रिश्ते नाते तोड़ने के बाद कुछ समाज के दुष्ट लोग हैं, उनसे टक्कर भी लेनी पड़ेगी। तो पहले तो आप क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के सारे जो बाउंडेशंस हैं, इलेक्ट्रॉन के जितने भी बाउंडेशंस हैं वो सारे क्लियर करने पड़ेंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को आसपास के मॉलिक्यूल से टक्कर भी करनी पड़ेगी, कॉलिजन भी करनी पड़ेगी। इन दोनों सिचुएशन से निकलने के बाद, एक तो बाउंडेशन और एक कॉलिजन, इन दोनों लेवल को पार करने के बाद कहीं जाके इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इतना इजी नहीं है। मैंने बोला 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, आपने मैंने बोला इसका वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। आपने 2 इलेक्ट्रोवोल्ट का फोटोन गिराया और बोला सर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और देखिए इलेक्ट्रॉन तो आया ही नहीं। अब तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन को आने के लिए आपको इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा कि एक तो बाउंडेशन भी क्लियर हो जाए
दूसरा इलेक्ट्रॉन आसपास के मॉलिक्यूल से कोलिजन भी कर जाए। तीसरी बात एक और है, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद ऐसा नहीं सरफेस पे बैठेगा आजा, ऐसे नहीं करेगा, सरफेस पे बैठकर रोएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भागने की कोशिश भी करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी निकालनी होती है। तो आपको अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू प्रोवाइड टू द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन कैन यूज दिस एनर्जी फॉर ब्रेकिंग द बाउंडेशन विद अनदर इलेक्ट्रॉन, for doing the collision with another electron and to move from the surface of the metal, यानी कि सब मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, है ना। दूसरी चीज सॉरी बाहर तो निकल गया, दूर जाने के लिए बाहर निकल के सरफेस पे थोड़ी बैठा रहेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा, तो उस भागने के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए, जिसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हो, वो आगे चल गए तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो इलेक्ट्रॉन जो बंधा हुआ है वो बाउंडेशन तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी, है ना। कोलिजन, जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेशन तोड़ने के बाद जैसे ही भागने की कोशिश करेगा, आसपास के इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेंगे, रोकने का काम करेंगे, यानी कि उससे कोलिजन करेंगे, उस कोलिजन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इस तरीके से उसको एनर्जी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि वर्क फंक्शन के बराबर आपने एनर्जी दे दी, वर्क फंक्शन के बराबर आपने एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन में पास, ऐसा नहीं है कि वहां पर क्या चांसेस है, तो इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन में बी इजेक्ट, ये बात है इंपॉर्टेंट। चांसेस हैं बट श्योर नहीं है, चांसेस हैं पर श्योर नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। नहीं समझ में आप समझ लो, सिंपल सी बात है कि आप लोगों का बढ़िया पेपर चल रहा है, आप लोगों को पेपर में कुछ नहीं आता, मैं आया आपके बाहर, आपने बहुत मेरे से हेल्प मांगी, मैंने बड़े पेपर में आपको सॉल्यूशन एग्जामिनेशन हॉल के बाहर सॉल्यूशन लिख के दे दी। अब इसमें चांसेस है कि आप पास हो जाओ, पर गारंटी मेरी नहीं है कि आप पास हो जाओ, वो आपकी स्किल्स पे, चीटिंग करने की स्किल्स पे डिपेंड करता है। सर वो तो हम में खूब है, चलो फिर कोई बात नहीं, चीटिंग करने की स्किल किसी, सपोज आप चीट लेके गए, एग्जामिनर ने कैच नहीं किया है, आप लिखने लगे या मैंने जो लिखा उसमें आप चिट में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि आप पास ना हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी है कि पास हो जाओ, दोनों केसेस है। बट हाँ एक है कि आपको ऐसा लग जाएगा कि चिट मिलने के बाद हाँ मैं पास हो सकता हूं, चांसेस है पास हो सकता हूं। उसी तरीके से वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देने पर चांसेस हैं कि आप पास, जो इलेक्ट्रॉन है वो पास हो जाए मेटल सरफेस से, ठीक है, वो सारी चीज है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी आइंस्टाइन के बारे में, है ना। तो जो सारी चीजें थी जो मैंने आपको समझे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने देखा, हेनरी हर्ट्ज जो था वो मेरे साथ पढ़ने में पढ़ता था, उसने क्या क्या बताया वो भी हमने देखा, फ्रीक्वेंसी के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है वो भी हमने देख चुके हैं, एक इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे, उससे पहले हम आइंस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और बेहतरीन तरीके से हमें सिखाया आइंस्टाइन भाई से। उसने मतलब सिखाया कुछ नहीं है, उसने जो पहले चलते आ रहे थे उन्हीं को कुछ थोड़ा सा यूटिलाइज किया। जैसे प्लैंक ने उसको बोला, प्लैंक की जो थ्योरी थी, प्लैंक ने भी फोटोन जो लाइट की जो टेंडेंसी थी वो क्या एज्यूम की कि प्लैंक ने माना कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में है। आइंस्टाइन ने भी एज्यूम किया, माना कि जो एनर्जी है, ये जो लाइट रेज है, वो लाइट रे किसकी फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, फोटोन की फॉर्म, पार्टिकल की नेचर है, लाइट की नेचर आइंस्टाइन ने क्या एज्यूम की, पार्टिकल नेचर है। यानी वो प्लैंक से बिल्कुल सही बिल्कुल वो रखता था, क्या बोलते हैं, प्लैंक से बिल्कुल सेटिस्फाइड था, प्लैंक से बिल्कुल क्या था, सेटिस्फाइड था कि लाइट है वो पार्टिकल नेचर रखती है। अगर पार्टिकल नेचर रखती है तो उस पार्टिकल का नाम उसने क्या दिया, फोटोन दे दिया, बस इतना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसने एक चीज और एज्यूम करी कि हाँ एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही बना हुआ है, यानी कि एक फोटोन किसके लिए बना हुआ है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, उसने ये भी एज्यूम कर लिया। ठीक है, और उसने एक और बात बताई कि हर एक फोटोन के लिए जो एनर्जी है वो कितनी है, E = h nu = hc/λ। ठीक है सर, इसके बारे में बात करूं, अगर मैं बात करूं तो मैं वैसे भी आपको फोटोन के, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो वहां पर मैं बता चुका था, फिर भी एक बार देख लो, 1240 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल 12400
124000, यानी कि अगर लेमडा यानी कि किसी भी वेवलेंथ कोई भी लाइट रे जिसकी वेवलेंथ आपको क्या दी हुई है, एंगस्ट्रॉम में दी हुई हो, तो उसको आप इलेक्ट्रोवोल्ट में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। और आप इस वाले जितने भी मॉडर्न में हम एनर्जी को यूज करने वाले हैं सब किस में यूज करने वाले बच्चों, इलेक्ट्रोवोल्ट में। किसमें? इलेक्ट्रोवोल्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइंस्टाइन ने एक चीज और दी, इसको तो एज्यूम किया और इसको एज्यूम करके उसने एक चीज बताई हमें, इसको बोला जाता है आइंस्टाइन्स गवर्निंग इक्वेशन। ये क्या है? इसे हम आइंस्टाइन इक्वेशन भी बोलते हैं, इसे हम आइंस्टाइन्स इक्वेशन भी बोलते हैं। और ये आइंस्टाइन इक्वेशन ही है। और जो आइंस्टाइन भाई साहब ने बहुत सारी खोज करी, उन्होंने रिलेटिव थ्योरी दी वगैरह वगैरह, बहुत सारी थ्योरी दी है ना, लेकिन उन भाई साहब को जो नोबेल प्राइज है वो किसके लिए मिला था? इसी इक्वेशन के लिए मिला था। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये नोबेल प्राइज इक्वेशन है। काश सर अगर मैं होता उस टाइम तो नोबेल प्राइज मुझे मिल जाता आइंस्टाइन की जगह, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, तो आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दी? उसने ये कहा, उसने क्या कहा, सुनना बात। उसने ये कहा कि अगर किसी भी मेटल सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, अगर किसी भी मेटल सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन के इक्वल टू या उस वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी का फोटोन आपको गिराना पड़ेगा सरफेस पे। बोला है या ना? उस सरफेस पे आपको जो फोटोन गिरा रहे हो, उस सरफेस पर जो फोटोन गिरा रहे हो, उस फोटोन की एनर्जी ई मेटल के वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए? बराबर या ज्यादा होनी चाहिए। बराबर या ज्यादा होनी चाहिए। बराबर हुआ तो क्या होगा? बराबर हुई तो कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन निकला और सरफेस पे बैठ के आराम से देखेगा, कोई तो आ जाओ, ऐसे सरफेस पर ऐसे बैठ के ऐसे देखेगा, ठीक है। अच्छा ज्यादा हुई तो क्या होगा? सुनो, ज्यादा हुई, वर्क फंक्शन का काम कितना है? इलेक्ट्रॉन को सरफेस से जस्ट बाहर पुट करने का। इलेक्ट्रॉन को जस्ट सरफेस से जस्ट बाहर पुट करके सरफेस पर बैठा देगा, बस की छत पर बैठा देगा, ऐसे सरफेस की छत पर बैठा देगा। इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर निकाला और वर्क फंक्शन के बराबर जो है एनर्जी से बाहर निकल गया, ठीक है। और अब क्या करें? तो बच्चों हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्यों? उसका रीजन ये है कि वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आ गई, और बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या किया? मूव कर गया। v वेलोसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन क्या किया? मूव कर गया। और अगर मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी कैसे होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी दोनों मिला के किसके इक्वल हो जाएगी? एनर्जी। यानी कि जो फोटोन ने एनर्जी ई दी है उसमें से कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के काम आई, और बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कहीं और दूर चला गया। तो जो बाहर निकालने के काम आई वो फाइन, और जो उससे दूर गया वो काइनेटिक एनर्जी। खत्म। तो उसमें आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने ये कहा कि अगर किसी भी सरफेस पर, किसी भी मेटल सरफेस पर, या आइंस्टाइन ने बोला नहीं था, इक्वेशन दी थी, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं फिर भी, इफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी ई, ये उसने बोला नहीं था बट अब थ्योरी के हिसाब से लिख देते हैं, एनर्जी ई इंसिडेंट ऑन a metal surface of phi work function, then kinetic energy of ejected electron, यानी कि अगर किसी भी सरफेस पर आपने ई एनर्जी का फोटोन गिराया तो उस फोटोन को गिराने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और निकलने के बाद में जितनी एनर्जी के साथ में वो मूवमेंट किया, वो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन,
यही आइंस्टाइन इक्वेशन है, सिंपल सी बात है। यानी कि जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम होगी, उससे कम भी हो सकती है लेकिन उससे कभी ज्यादा नहीं हो सकती। तो E - 5 के इक्वल टू जो एनर्जी आएगी वो उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा इसे और ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, E की जगह क्या लिख दो, hc/λ लिख दो, -5 की जगह क्या लिखते हैं अपन, hc/λ0 लिखते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। इसको और सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, h से hc कॉमन ले लो, 1/λ - 1/λ0, ऐसा भी निकाला जा सकता है। एक फॉर्मूला ये भी हो गया। दूसरा, अगर आपको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में निकालना हो तो एनर्जी को क्या लिख सकते हो, h न्यू लिख सकते हो। वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हो, h न्यू नॉट लिख सकते हो। इसे आप h कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हो। ये एक आइंस्टाइन की इक्वेशन होगी, एक आइंस्टाइन की इक्वेशन ये होगी। तो बच्चों ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। जिसके लिए आइंस्टाइन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। अगर आपको पूरी इक्वेशन नहीं पता है, सॉल्यूशन करना है तो डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये दोनों क्या है, उसकी फॉर्म कन्वर्ट है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन ने क्या किया बच्चों, उसका जस्ट एक एग्जामिनेशन लिया। एक मैं आपको ट्रिपल ई का क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। उस ट्रिपल ई के क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या क्या दिया था वो बता देता हूं मैं, यही कर देता हूं, इसको कॉपी कर लो। ये ट्रिपल ई का क्वेश्चन है जो करवाने जा रहा हूं, ठीक है। ट्रिपल ई का ही है, हाँ शायद ट्रिपल ई का ही, हाँ ट्रिपल ई का ही है। उन्होंने कहा कि किसी कोई मेटल सरफेस है, कोई मेटल सरफेस है जहां पर लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, ऐसे लिख देता हूं 4000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इज इक्वल टू 4000, उसने कन्वर्ट करके नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। उसने कहेगा कि किसी सरफेस पर, डायग्राम भी बना देता हूं ताकि आपको और समझ में आए। ये इलेक्ट्रॉन, ये भी 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 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो एनर्जी गिर रही है, यहाँ पे जो फोटोन गिरा रहे हो उसकी लैम्डा कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जो फोटोन गिरा रहे हो उसकी वेवलेंथ कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम। मैंने कहा ठीक है साहब। उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 1.68 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 1.68 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आप क्या निकालो, वर्क फंक्शन निकालो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाली इक्वेशन पुट कर दें। आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, आपको वर्क फंक्शन निकालना क्या पता होना चाहिए, एनर्जी पता होनी चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या, वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ की फॉर्म में एनर्जी क्या लिख सकते हो, hc/λ0। तो E इज इक्वल टू hc/λ। E इज इक्वल टू क्या लिखेगा, hc/λ, ये लिखेगा। लेकिन मैंने अभी आपको जस्ट लिखवाया है कि फोटोन की एनर्जी ऐसे भी दी जाती है कि अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो आप उसे इलेक्ट्रोवोल्ट में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। यहां लैम्डा रख दो, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम में है, बिल्कुल एंगस्ट्रॉम में है। इसे कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा आपका 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। अब एनर्जी आपके पास आ गई, आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वर्क फंक्शन निकालना है। अप्लाई आइंस्टाइन इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E - 5। आपको वर्क फंक्शन निकालना है, इसमें 5 को इधर लेके देता हूं, काइनेटिक एनर्जी को इधर लेके देता हूं। 5 इज इक्वल टू, ये माइनस का 5 इधर लेके प्लस का 5, E ये प्लस का काइनेटिक एनर्जी इधर आके माइनस का काइनेटिक एनर्जी। 5 इज इक्वल टू एनर्जी बोलो कितनी है, 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 1.68 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कितना है ये, 1.42 इलेक्ट्रोवोल्ट, सराउंडिंग में कुछ आएगा 1.42 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, इसमें आइंस्टाइन इक्वेशन से इसी तरीके की
कुछ सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, वहां से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हर साल लगभग 2 से 3 से 4 क्वेश्चन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर उठते हैं। तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, आप चाहे मेंस ले लो, आप चाहे ट्रिपल ई नीट जो भी ले लो, हर एक क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो, उसी में हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ फोटो करंट के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, बार बार लेंगे, बाय, डिसमिस करते हैं आज की क्लास।